नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओपी चौटाला को अंतिम विदाई देने उमड़े बड़े बड़े राजनेताओं व जन सैलाब। बताएंगे दिल्ली चुनाव से पहले कैसे बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें। बात करेंगे राम रहीम को हाईकोर्ट से कैसे लगा जोर का झटका। बताएंगे किस देश में हुआ अमेरिका जैसा 9/11 का हमला। दान पेटी में गिरा आईफोन, मंदिर ने क्यों बताया इसे भगवान की संपत्ति। बताएंगे हरियाणा शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी ने बहन बनाकर कैसे लगाई 34 लाख की शपथ। बताएंगे किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। बात करेंगे देश में पराली से बनी पहली सड़क की। बताएंगे दलित बच्चे अब फ्री में कैसे कर पाएंगे विदेशों में पढ़ाई, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। बात करेंगे महिला आयोग ने कैसे बढ़ाई राहुल गांधी की मुश्किलें। बताएंगे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जज को लेकर क्या किया बड़ा खुलासा। वहीं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आगे कैसे झुकी सरकार। बताएंगे हरियाणा के धोती कुर्ते वाले पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला से जुड़े अनेक रोचक किस्से। वहीं हरियाणा में दादी को भगा ले गया पोता, दादी है 5 बच्चों की मां। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के पंचतत्व में विलीन होने की। जी हाँ, ओपी चौटाला के दोनों बेटों ने मिलकर उनको मुखाग्नि दी, वहीं चारों पोतों ने भी अंतिम रस्में निभाई। वहीं अगर हम समर्थकों की बात करें तो उन्होंने जबरदस्त उनके ऊपर फूल बरसाए। हम आपको बता दें कि बड़े बेटे अजय चौटाला ने छोटे भाई अभय चौटाला के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। उनके समाधि स्थल को गेंदा, गुलाब और गुलदाउदी के 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। चिता के लिए लाल चंदन की लकड़ियां मंगाई थी। वहीं तमाम जो समर्थक वहां पे आए हुए थे उन्होंने ओपी चौटाला अमर रहे के जमकर नारे लगाए। वहीं हरियाणा सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया हुआ है। अंतिम संस्कार से कुछ देर पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और सीएम नायब सैनी ने भी फार्म हाउस पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अभय चौटाला के बेहद करीब थे। उनके जाने का सबसे ज्यादा गम उनकी आंखों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वे अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अजय चौटाला के चेहरे पर पिता के जाने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने वालों में सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, राजस्थान के भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, डबवाली से कांग्रेस नेता केवी सिंह, पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री भाजपा नेता मनप्रीत बादल, निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी। ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर देने पुलिस की टुकड़ी भी पहुंची और खास बात यह रही कि पूरे प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश से तमाम ओम प्रकाश चौटाला के समर्थक तेजा खेड़ा पार पहुंचे और उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की कैसे बढ़ी समस्या। जी हाँ, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही है। बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। आइए बात करते हैं हाई कोर्ट से राम रहीम को लगे झटके की। जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख राम रहीम को झटका दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में फिर से उनके खिलाफ साधुओं को नपुंसक बनाने का केस चलेगा।
हाईकोर्ट ने केस डायरी सौंपने के आदेश को रद्द कर दिया है। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को ईश्वर से मिलवाने के नाम पर नपुंसक बनाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की केस डायरी डेरा मुखी को सौंपने के सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामला दोबारा सीबीआई स्पेशल कोर्ट को भेजते हुए इसमें नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया। इससे राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आइए बात करते हैं अमेरिका जैसे रूस पर हुए हमले की। जी हाँ, रूस के कजान शहर में सुबह अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने कजान पर 8 ड्रोन अटैक किए। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। अभी तक हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। आइए बात करते हैं दान पेटी में गिरे आईफोन की और मंदिर ने इसे अपनी संपत्ति क्यों बताया। जी हाँ, एक फिल्म है जिसमें एक महिला अपने बच्चे को गलती से मंदिर की हुंडी यानी कि दान पेटी में गिरा देती है और बच्चा मंदिर की संपत्ति बन जाता है। ऐसी ही घटना तमिलनाडु के चेन्नई के एक मंदिर में देखने को मिली है, जहां पर एक व्यक्ति का गलती से आईफोन मंदिर की दान पेटी में गिर जाता है। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन से संपर्क कर मोबाइल वापस करने को कहा था। मंदिर प्रशासन ने कहा कि दान पेटी हम अब बार बार नहीं खोल सकते। इसके बाद दिनेश मंदिर से खाली हाथ लौट आए थे। कुछ समय के बाद जब दान पेटी खोली गई तो उसमें मोबाइल मिला। मंदिर प्रशासन ने दिनेश को इसकी जानकारी दी। प्रशासन ने उनसे कहा कि मोबाइल वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि परंपरा के मुताबिक दान पेटी में आई हुई हर चीज मंदिर के देवता के खाते में जाती है। आप अपना सिम कार्ड और फोन डेटा ले सकते हैं। हालांकि दिनेश की मांग मोबाइल वापस लौटाने की है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने उसको मोबाइल देने से बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि ये भगवान की संपत्ति हो गई है। आइए बात करते हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी ने कैसे 34 लाख रुपए की लगाई चपत। जी हाँ, हरियाणा के सोनीपत में 4 युवकों को सरकारी नौकरी लगवाने और एक को यूएसए भेजने का झांसा देकर 34,50,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। एक महिला ने सत्संग में बनी अपनी धर्म बहन के बहकावे में आकर एक व्यक्ति को अपने बेटे और जानकारों को नौकरी दिलाने के लिए रुपये दिए। थाना सेक्टर 27 पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। वह हरियाणा शिक्षा बोर्ड में क्लर्क बताया जा रहा है। पुलिस छानबीन में लगी है। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की और 27वें दिन भी डल्लेवाल के आमन अनशन की। जी हाँ, पंजाब के खनौरी व शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एसकेएम गैर राजनीतिक व एसकेएम के बीच पटियाला में मीटिंग हुई। मीटिंग में कोई फाइनल फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों दलों ने कहा कि मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। कई मुद्दों पर सहमति बनी है। 24 तारीख को मीटिंग दोबारा होगी। हालांकि किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा, जिस मोर्चे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह अलग है। संघर्ष को लेकर रणनीति बनाई गई है। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मनोवार्थ 27वें दिन में प्रवेश कर गया। हम आपको बता दें कि लगातार किसान नेता डल्लेवाल की सेहत खराब होती जा रही है और लगातार किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। समय रहते अगर प्रशासन व सरकार ने इस आंदोलन की सुध नहीं ली तो आने वाले समय में बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं देश में पराली से बनी पहली सड़क के उद्घाटन की। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बायो बिटुमेन यानी कि पराली से बना डामर से बनी देश की पहली सड़क का उद्घाटन किया। यह नागपुर के मानसर में नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। इस दौरान गडकरी ने कहा कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। वेस्ट को वैल्यू यानी कि पैसे में बदला जा सकेगा। किसान अब अन्नदाता और ऊर्जादाता के साथ ही बिटुमेन दाता भी बन जाएगा। देश में बायोवेस्ट से सीएनजी बनाने के 400 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है। इनमें 40 पूरे हो चुके हैं, जिनमें पराली से सीएनजी बनाई जा रही है। आइए बात करते हैं दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई करवाने की योजना की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।
डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई कर डबल पीएचडी की है। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी अफसरों के ऊपर भी यह योजना लागू होगी। भाजपा और अमित शाह ने जो अंबेडकर का मजाक उड़ाया उसका जवाब हम इस योजना से दे रहे हैं। आइए बात करते हैं महिला आयोग द्वारा राहुल गांधी पर कार्रवाई करवाने की मांग की। संसद परिसर धक्का मुक्की केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को और राज्यसभा के सभापति से नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर ने नागालैंड की सांसद फांगनोन कोन्यक के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं के सम्मान, समानता और गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। नागालैंड से राज्यसभा सदस्य फांगनान क्यांक ने आरोप लगाया कि वे जब संसद परिसर पर प्रदर्शन कर रही थी तो राहुल गांधी उनके करीब आ गए और चिल्लाने लगे। इससे उन्हें असहज महसूस हुआ। इसी मामले में महिला आयोग ने खुद ही संज्ञान लेते हुए लेटर लिखा है। आइए बात करते हैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान से मचे हंगामे की। जी हाँ, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादों में चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि वह शुरू से जस्टिस शेखर यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्ति करने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने इसके लिए तत्कालीन सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र भी लिखा था। इसमें शेखर यादव के साथ कई अन्य नामों का भी विरोध किया था। जस्टिस यादव के विरोध का कारण नेपोटिज्म, रिश्तेदारी और अन्य संबंधी होना था। उन्होंने कहा कि किसी जज का रिश्तेदार होना ही कोई योग्यता नहीं है, नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किस रिश्तेदार के प्रभाव से उनकी नियुक्ति हुई थी। आइए बात करते हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सामने क्यों झुकी हिमाचल सरकार। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग ब्यास को 30 एकड़ जमीन सहयोगी संस्था के नाम ट्रांसफर करने की इजाज़त मिल गई है। धार्मिक संस्था के दबाव में हिमाचल सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट को ही बदलना पड़ा है। अब दूसरी धार्मिक संस्थाएं भी इतनी ही जमीन ट्रांसफर कर पाएंगी। कांग्रेस सरकार ने इसके लिए विधानसभा में हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इसमें सरकार ने एक्ट की 5I में छूट देने का फैसला लिया है। विधानसभा में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी को भेजा जाएगा। इसके बाद छूट मिल पाएगी। आइए बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व धोती कुर्ते वाले अंतिम चौटाला साहब की। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को निधन हो गया। 1968 में उनकी सियासत में एंट्री हुई थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। वे प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ जेल भी गए। चौटाला परिवार में धोती कुर्ता पहनने वाले आखिरी सीएम थे। उनके बाद भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर खच्चर और नायब सैनी सीएम बने, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक कार्यक्रम में धोती नहीं पहनी। गुरुग्राम को साइबर सिटी बनाने के पीछे का दिमाग भी ओम प्रकाश चौटाला का था। सीएम रहते हुए उन्होंने गुरुग्राम को मॉडर्न सिटी बनाने पर काम किया। गहरे हरे रंग की तुर्रा वाली पगड़ी चौटाला की पहचान थी। हर कार्यक्रम में वह यही पगड़ी पहनकर जाते थे। हरियाणा में किसी और सीएम ने ऐसी पगड़ी नहीं पहनी। इसके साथ चौटाला ने अपने नाम के पीछे गोत्र कभी नहीं लिखा। उनका गोत्र सिहाग था, लेकिन इसे न लगाकर नाम के पीछे गांव का नाम चौटाला जोड़ा। सरनेम में गांव का नाम लिख चौटाला को नई पहचान दी। सीएम रहते चौटाला का सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक बहुत बड़ी पहल थी। गांव का दौरा किया, लोगों से उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछते और उनकी मांगों पर अमल करते हुए उनके सामने ही फैसले लिए। वह 2 सवाल हर जगह पूछते थे, फिरनी और शमशान घाट पक्का है या नहीं। अक्टूबर 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय के नाम से नई पार्टी बनाई थी। 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बसपा से गठबंधन कर प्रदेश की 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद उन्हें मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल हो गया था। तब चौटाला ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो कर लिया था।
आइए अब बात करते हैं कैसे एक लड़का अपनी दादी को भगा ले गया और वो भी 5 बच्चों की मां को। जी हाँ, हरियाणा के करनाल में एक युवक और 40 साल महिला के संदिग्ध हालातों में लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। 40 वर्षीय महिला रिश्ते में युवक की दादी लगती है। महिला के 5 बच्चे भी हैं। महिला के घर वालों का आरोप है कि पोता अपनी दादी को लेकर फरार हो गया। आरोप है कि महिला के घर से 7-8 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने भी गायब हैं। वहीं युवक के परिजनों का आरोप है कि महिला के परिवार ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने उन्हें घर आकर बचाया। उसके बाद से ही पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों के घर पर रह रहा है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।